Hello, UPSC aspirants. A very good morning to all of you. And I welcome you all to the editorial analysis where we discuss important editorials from The Hindu and Indian Express. I try to explain them in as simple manner as possible and also do some value addition from my side. So today we have two editorials which are basically on the recent India-Pakistan conflict, and then we are having another editorial on the 3-year rule which is being imposed by the judiciary, that if you want to become a judge, you have to have a 3-year practice as a lawyer. So we will understand what are the implications, what is the historical background, and what can be the way forward with respect to this issue. Let's begin. Yes. So the first editorial over here is India's New Normal Deconstructed, which is being written by Harsh V. Singla. So in this editorial, again, the repeated themes are being talked about, but since it was written by a very renowned personality, so I have discussed it over here. So it is basically talking about, basically the gist of the editorial is this only, that if there will be terror attacks, if there will be attacks on civilians, then India will not stay, India will attack, okay? India will retaliate, India will attack against the terror infrastructure. Then it is again being talked about that how India is gaining global diplomacy, how India is trying to isolate Pakistan at the global level. So this is what is being written in the editorial. Let us discuss. So first of all, the political messaging that was done by our honorable Prime Minister Modi. This time he said this, that terrorism will not be tolerated, and this he did in English language. जनरली हम देखते हैं कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं लोगों से, मन की बात या कुछ भी, कभी भी नेशन को एड्रेस करते हैं तो वो हिंदी में बातचीत करते हैं, बट दिस टाइम उन्होंने वो इंग्लिश में बोला. सो दिस वाज अ मैसेज नॉट जस्ट टू द डोमेस्टिक, like not just to the nationals but also to the international community. ठीक है. So that is what is being talked about. Then एक diplomatic signaling है from zero conveying कि हम टेररिज्म को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे. अगर हमारे सॉइल पे टेररिज्म होता है, ओके, अगर टेररिस्ट अटैक होते हैं तो हम उसके लिए रिटेलिएट करेंगे. अर्लियर जैसे कि पहले हमारा स्टैंड होता था स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रेन का, बट अब वो स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रेन हमने बहुत करके देख लिया है, पाकिस्तान जैसा देश नहीं मान रहा है. सो नाउ वी हैव टू डू सम प्रिसीजन स्ट्राइक्स, प्रिसीजन अटैक्स करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने बालाकोट में किया और अभी अंडर ऑपरेशन सिंधु. देन देयर इज ऑल्सो अ शिफ्ट इन मिलिट्री डॉक्ट्रिन, जहां पर पोस्ट पुलवामा हमने ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया था, ओके, जहां वेयर वी टारगेटेड जैश ए मोहम्मद बालाकोट कैंप इन पाकिस्तान. देन ये सिग्नल करता है कि इंडिया अब रिस्पॉन्ड करेगा बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स. ओके, तो अगर हमें, जैसे अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करोगे तो हम भी बियॉन्ड बॉर्डर्स एक्शन लेंगे. इंडिया एम्फेसाइज कि उसके जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेज है वो फोकस्ड है, मेजर्ड है और नॉन एस्केलेटरी है. नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो फोकस कर रहा है ओनली ऑन द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. हम सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, हम कोई वॉर नहीं चाहते, हम दूसरे नेशन के सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम अननेसेसरीली अटैक नहीं कर रहे हैं. हम तभी अटैक कर रहे हैं जब हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हो रहा है, और उसके बाद भी हम टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं. देन देर इज ऑल्सो अ डिप्लोमेटिक एवोल्यूशन, जहां पर इंडिया का एक नया नॉर्मल आ रहा है. न्यू नॉर्मल मतलब अब इंडिया का जो स्टांस है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, विच इज बिकमिंग अ नॉर्मल स्टांस. ठीक है, फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेन टू अटैकिंग द एनिमी. आइडिया ऑफ अ न्यू नॉर्मल इज नाउ क्लैरिफाइड एंड कंसिस्टेंट. अगर इंडिया पे अटैक होगा तो कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन हम करेंगे. पाकिस्तानी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में अब हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं देखेंगे. इसका क्या मतलब है? देखो, बेसिकली जो पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, ठीक है, उनको क्या करती है पाकिस्तान की आर्मी, वही उनको क्या कहते हैं, ग्रो करती है, उनको फंडिंग देती है, उनको सपोर्ट करती है. सो अल्टीमेटली अब इंडिया कोई डिफरेंशिएशन नहीं रख रहा है, बिकॉज इट इज पाकिस्तान इटसेल्फ दैट इज हार्नेसिंग दिस टेररिस्ट अगेंस्ट इंडिया. तो हम दोनों के खिलाफ एक्शन लेंगे. इंडिया, अब इस नोशन को हमने रिजेक्ट कर दिया कि स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रेन ड्यू टू न्यूक्लियर डेटरेंस. जो पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता रहता है कि अगर हम उस पर अटैक करेंगे तो मे बी न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, दोनों नेशंस के पास न्यूक्लियर पावर है, तो अब इसके नीचे इंडिया झुकने नहीं वाला है. फिर स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दे दिया कि इंडिया जो है वो अपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा है. ओके, हम तो पहले जाके कहीं पे हमला कर नहीं रहे, हम सामने वाले देश से लड़ भी नहीं रहे, कोऑपरेशन कर रहे हैं. सामने वाला आके हमसे भिड़ रहा है तो अब हमें अपना डिफेंस तो करना पड़ेगा ना. और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बिजनेस एज यूजुअल हम नहीं
क्या कहते हैं एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान अटेम्प्ट्स टू लीवरेज न्यूक्लियर डेटरेंस आर बीइंग डायरेक्टली चैलेंज। मिलिट्री प्रिसीजन पे हम ध्यान दे रहे हैं। लिमिटेड येट इफेक्टिव यूज ऑफ फोर्स, क्लियर कम्युनिकेशन, एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी, ड्रोन, इंटरसेप्ट, सब कुछ यूज कर रहे हैं। साथ में हमारी जो इंटेलिजेंस, और इस बार जैसे बार बार बात हो रही है कि मॉडर्न वॉरफेयर यूज किया गया है रादर देन ट्रेडिशनल मेथड। ड्रोन्स वगैरह यूज किए, इंटेलिजेंस हमने यूज किया, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, जैसे कि इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड एनहांस्ड आईएसआर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनिजेंस कैपेबिलिटीज। टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स, फिर सैटेलाइट, ये सब काम में आती है ताकि प्रिसाइज आपको पता चले। आपको तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पर वो टेररिस्ट साइट है, ठीक है, कहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड है जिसको आपको हिट करना है। इंडिया एम्स टू मेक कॉस्ट ऑफ टेरर अनसस्टेनेबल फॉर पाकिस्तान। सो दिस इज लाइक कि जैसे कि टेररिज्म की जितनी उसको कॉस्ट पड़ रही है, उससे उसे क्या लगता है कि उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि वो इंडिया, अपने नेबर्स, इन सबको टारगेट कर रहा है। बट ये उसको बहुत महंगी पड़ेगी। अगर वो टेररिज्म को सपोर्ट करेगा तो ये उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया अटैक करेगा, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन होगा, इकोनॉमी तो ऑलरेडी उनकी गई हुई है। फिर इकोनॉमिक और ट्रेड डायमेंशन पे भी हम एक्शन लेंगे। ओके, ट्रेड रिलेशंस पाकिस्तान के साथ, इस पे वी कैन रीथिंक। इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है। देन इंडिया अपने ग्लोबल अलायंसेस को भी लीवरेज कर सकता है ताकि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा सके इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली। न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब हम नहीं टॉलरेट करेंगे। प्रीएम्प्टिव एक्शन हम अटेम्प्ट करेंगे और प्रिसीजन स्ट्राइक्स रहेंगी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो इंडिया इज शेपिंग ग्लोबल ओपिनियन बाय हाईलाइटिंग पाकिस्तान ड्यूप्लिसिटी। ओके, तो पाकिस्तान की ड्यूप्लिसिटी, एक तरफ तो वो एड लेता है कि हाँ ठीक है, हम टेररिज्म को खत्म करने के लिए लाओ, हमको एड दे दो। दूसरी तरफ आप खुद टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हो। सो दिस इज द ड्यूप्लिसिटी, डुअल नेचर। ओके, दो फेस आपके हैं। फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जैसे कि हम यूएस, यूरोप, इन सब के साथ बिल्ड कर रहे हैं, जो कि हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्गर ग्लोबल नॉर्म्स, और हम ग्लोबली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूएन, एससीओ, ब्रिक्स, इन सब पे भी बात कर रहे हैं अगेंस्ट काउंटरिंग टेररिज्म। डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस, तो इस वक्त वैसे भले ही देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में कितना भी भेदभाव हो, लेकिन जब ये दर्दनाक हादसा इंडिया में हुआ तो सब पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आके खड़ी हुई हैं। तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस है हमारे पास, और स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी है कि अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन में नहीं जाना है। ठीक है, कंट्रोल्ड एस्केलेशन होना है, इतना ही हिट करना है कि वॉर ना हो। ओके, फ्यूचर आउटलुक, इंडिया टेरर थ्रेट्स के अगेंस्ट एक्ट करेगा। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेगी। Doctrine is meant to deter future attacks, signaling long-term policy shift, not just one of retaliation. So that is कि ये सिर्फ कोई वन टाइम चीज नहीं है, हमारा इसका मेजर गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है कि आगे से पाकिस्तान की हिम्मत ना हो ऐसा कोई अटैक करने की। ओके, नाउ let us move on to the next editorial, which is about the shadow triangle. It is written by Nirupama Roy. Okay, ये पहले आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी इस तरह से उसमें रह चुकी हैं ये। सो शैडो ट्राइंगल इज, शी इज टेलिंग कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है, पहले वो सिर्फ साउथ एशिया में कन्फाइंड था, ठीक है, लेकिन अभी उसमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर इन दिस एडिटोरियल। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक ज्योमेट्री चेंज हो रही है, दैट इज कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्रंटेशन में अब एक और पावर इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज द चाइना। इसको ट्राइंगल बोला जा रहा है, ठीक है। यस, शी वॉज अ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड एम्बेसडर। अब फॉरेन सेक्रेटरी है, मतलब इनकी पकड़ बहुत अच्छी होगी इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्पेशली पीएसआईआर स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। जब भी हम अपने आंसर्स लिख रहे हैं, हर्षवी सिंगला, देन निरुपमा रॉय, प्लीज कोट दीज स्कॉलर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन। यस, रोल क्या है चाइना का? तो चाइना का रोल क्या है? इट इज सप्लाइंग पाकिस्तान विद लाइक सपोर्टिंग इकोनॉमिकली, डिफेंस वेपन्स उसको सप्लाई कर रही है, एडवांस सिस्टम सप्लाई कर रही है। इट रेजेस द रियल टाइम चाइनीज सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग कन्फ्रंटेशंस। ओके, चेंजेस डेटरेंस डायनेमिक्स एंड नैरोज इंडियाज ट्रेडिशनल मिलिट्री सुपीरियोरिटी। तो इंडिया की जो ट्रेडिशनल मिलिट्री सुपीरियोरिटी है वो भी चैलेंज हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ रहा है, उसके साथ चाइना लड़ रहा है, बिकॉज चाइना इज सपोर्टिंग इट। देन इंडिया और यूएस का स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट हो रहा है इस वक्त। ओके, जैसे कि हमने देखा कि जो यूएस है उसने ये सीज फायर करवाया। ओके, यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा डी एस्केलेशन में आफ्टर पुलवामा, बालाकोट। देन इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन हम यूएस के साथ कर रहे हैं, क्वाड में कर रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइक वी हैव साइन वेरियस एग्रीमेंट्स लाइक लेमुआ, कॉमकासा एक्सेट्रा। पर किसी भी प्लेयर पे, आजकल जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें हमें किसी भी प्लेयर पे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस नहीं करना है, आपको मल्टीपल अलाइनमेंट्स बना के चलने हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है देयर आर नो फ्रेंड्स, ठीक है, कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, कभी भी कोई भी कभी भी साइड बदल सकता है। फिर इंडिया का अब नया एक डिप्लोमेटिक पोस्चर है जहां पर हम
जो अपने रिलेशन है पाकिस्तान के साथ उसको डीहाइफिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज इंडिया को बाकी जो नेशंस है वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। ओके, सो हम एंगेज कर रहे हैं ग्लोबली थ्रू इकोनॉमिक एंड टेक डिप्लोमेसी पार्टनरशिप्स बियॉन्ड पाकिस्तान फोकस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्राइसिस मोमेंट्स फोर्स इंडिया बैक इनटू रिएक्टिव बायलेटरलिज्म अंडर कटिंग दिस गोल। फिर मिलिट्री टैक्टिक्स भी हैं हमारे काफी, जैसे कि स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रेन जो है वो अभी अप्लाई हो रहा है, बट प्रिसीजन स्ट्राइक्स मिलिट्री रेडीनेस एक्सेट्रा। डोमेस्टिक सपोर्ट पब्लिक सपोर्ट तो हम एंजॉय कर ही रहे हैं, हमारे पास है इसके लिए। देन जो डी हाइफन जो हाइफिनेशन है उसके रिस्क क्या हो सकते हैं? डिस्पाइट एफर्ट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ ग्लोबली इंडिया इज रिपीटेडली सीन थ्रू अ साउथ एशिया कॉन्फ्लिक्ट प्रिजन। देन प्रिज्म American statements like own the ceasefire reinforce India-Pakistan binary, reducing India's stature as an independent actor। तो कितना भी इंडिया डीहाइफिनेट कर ले लेकिन फिर भी उसको एक साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के प्रिज्म में देखा जाता है। फिर एक इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड भी कॉन्फ्लिक्ट है। दैट इज, देखो ऑब्वियसली इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया के हाथ में एक टूल है जिससे कि हम पाकिस्तान को डील कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या हो सकता है कि एक तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैम्पर हो सकते हैं, एक इकोलॉजिकल क्राइसिस हो सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क। देन एसिमेट्रिक थ्रेट्स एंड ग्रे जोन वॉरफेयर, जैसे कि पाकिस्तान का यूज ऑफ टेररिज्म, एसिमेट्रिक टैक्टिक्स, ये सब कंटिन्यू हो रहे हैं। चाइना उसको कंटिन्यूस सपोर्ट कर रहा है। फिर हाइब्रिड वॉरफेयर जैसे कि साइबर प्रोपोगेंडा, कोऑर्डिनेटेड प्रोवोकेशंस एक्सेट्रा, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हमें रिएक्टिव क्राइसिस से एक प्रोएक्टिव लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी कि कैसे इससे डील किया जाए पाकिस्तान से। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स जहां पे डिप्लोमेसी, डेटरेंस और टेक्नोलॉजी सब कंबाइन करें, अवे फ्रॉम बीइंग अ रीजनल रिस्पॉन्डर टू अ ग्लोबल इन्फ्लुएंसर जहां पर हमारी खुद की एक ऑटोनोमस स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी है। Okay, so these are some of the points that were discussed in this editorial. Now let us move on to the most important editorial of today, that is the 3-year rule that the judiciary has imposed। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या बात हो रही है कि जुडिशरी ने क्या किया है कि जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर कोई लॉ कर रहे हैं, चाहे 5 ईयर हो चाहे 3 ईयर लॉ कोर्स हो, उसके तुरंत बाद आप जुडिशरी के एग्जाम्स दे सकते हैं। बट नाउ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि आपको 3 ईयर की प्रैक्टिस चाहिए। ओके, सो दैट इज की मतलब अब जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो तुरंत एग्जाम नहीं दे सकते। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों किया गया है, व्हाट कैन बी दी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस, लेट अस अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, ठीक है, और ये क्या है, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की ना इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा है, क्योंकि 2002 में इन्होंने खुद ही इस प्रैक्टिस को बंद किया, अब 2025 में वापस लेके आ रहे हैं। तो आप पहले खुद ही अपने दिमाग में क्लैरिटी लाइए कि आप चाहते क्या है। देन अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करें तो जैसे कि 14th लॉ कमीशन था, उसने बोला था 3 to 5 years एक्सपीरियंस फॉर लोअर जुडिशरी और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये एक 14th लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था। फिर एक ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस आया था जिसने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को सपोर्ट किया था, और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए इसने बोला ठीक है हाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लीजिए आप। फिर एक रिव्यू पिटीशन हुई जिसने फिर से बोला कि ठीक है 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए हमको। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए। ओके, साइटिंग फेलियर टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट एंड रिकमेंडेड रिक्रूटिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स विद बेटर ट्रेनिंग। ओके, तो इस 2002 के जजमेंट में क्या बोला कि अगर हम जो देखो जो यंग लोग हैं, ठीक है, अगर आप उनको बोलोगे पहले 3 साल प्रैक्टिस करके आओ फिर आप जज का एग्जाम दो, तो इट्स लाइक कि कोई 22-23 साल में तो लॉ कर रहा है, ठीक है, उसके बाद 26 साल तक वो प्रैक्टिस करेगा, फिर एक एक दो अटेम्प्ट तो लग ही जाते हैं ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने में, 2-3 अटेम्प्ट के बाद मतलब कोई 30 साल में जज बन रहा है, तो उसमें ऐसे आप सोचोगे कि किसी की 30 ईयर्स में जॉब लग रही है, तो जनरली लोग क्या करेंगे फिर दूसरे करियर ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे, जैसे कि सिविल सर्विसेज जहां पर आप 21 ईयर्स से ही एग्जाम दे सकते हो, फिर कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं। तो उससे जो क्या होगा कि टॉप टैलेंट जो है वो जुडिशरी में नहीं जाएगा। दैट इज द थिंग। तो इसकी जगह इस जजमेंट में क्या बोला गया कि आप ऐसा करो कि उनकी बेटर ट्रेनिंग कर दो, ठीक है, हायर तो आप उनको वैसे ही कर लो इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन, और बेटर ट्रेनिंग पे आप फोकस करो। फिर अभी ये 2024-25 का ये जो जजमेंट है इसमें दोबारा से बोल दिया कि 3 ईयर वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। नाउ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहे हैं कि इससे कोर्ट रूम डेकोरम एनहांस होगा, प्रोसीजरल बेसिकली जब आप प्रैक्टिस करते हो एज अ लॉयर तो आपको पता चलता है ठीक है कोर्ट में क्या क्या हो रहा है, कैसे चीजें होती हैं, प्रोसीजर, क्योंकि जब आप लॉ पढ़ते हो सो दैट इज थ्योरी, बट जब आप कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हो दैट इज एप्लीकेशन, तो रियल एप्लीकेशन आपको प्रोसीजर्स की पता चलेगी। सभी स्टेक होल्डर्स मतलब चाहे वो विक्टिम है, ठीक है, फिर जो डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, ठीक है, जिसने केस फाइल किया है, जो भी लोग होते हैं इन्वॉल्व होते हैं केस में, उनकी तरफ आपकी एम्पैथी रहेगी।
फिर इन प्रिपेयर्ड जजेस अज्यूमिंग क्रिटिकल रोल्स, तो क्या होता है जनरली इट इज सेइंग कि अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको उतनी नॉलेज नहीं रहेगी, आपके इतनी मैच्योरिटी नहीं रहेगी, तो मे बी जस्टिस के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो इसलिए आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके आइए, फिर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। तो इस तरह से दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अब इसका चैलेंज क्या क्या है? सबसे पहले तो यही यंग और ब्राइट ग्रेजुएट्स, जैसे कि कुछ लोग इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से, आप देखिए क्या होता है कि प्रैक्टिस करना भी ना इतना आसान नहीं है, और इतना मतलब इतना ल्योरिंग भी नहीं है। ओके, इतना ज्यादा इनकम इतनी जल्दी जनरेट नहीं होती, तो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड के लोग में भी अब नहीं परस्यू कर पाएंगे जुडिशियल एग्जामिनेशंस। देन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, फिर फीमेल एस्पिरेंट्स। अब फीमेल्स आप देखिए इंडिया में क्या है जनरली, अब अगर कोई लड़की तो वही अगेन 23 ईयर्स 26 तक प्रैक्टिस, फिर जज बनेगी वो, ठीक है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम इतना। जैसे और या फिर किसी ने कभी मैटरनिटी लीव ले ली, उसमें करियर ब्रेक आ गया, वो नहीं प्रैक्टिस कर पाई, तो अब वो एग्जाम भी नहीं दे सकते। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। फिर क्या होता है दूसरी चीज की, कई स्टेट यूनिवर्सिटीज में एग्जाम ही टाइम से नहीं होता है। अब लॉ का एक तो एग्जाम टाइम से नहीं हो रहा है, उनकी डिग्री टाइम से कंप्लीट नहीं हो रही है, उसके बाद फिर ये 3 ईयर की प्रैक्टिस, और तो इससे टाइम और फाइनेंशियल स्ट्रेन दोनों बढ़ रहा है एस्पिरेंट्स पे। हाई एजुकेशन लॉन्ग्स मेक लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स अनअफोर्डेबल। उसके बाद जुडिशियल सर्विसेज लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगी, और ल्यूक्रेटिव कॉर्पोरेट या फिर सिविल सर्विसेज की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। इंक्लूसिविटी डाइवर्सिटी, अगेन विमेन का इतना ज्यादा नहीं उसमें रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा, अभी भी सिर्फ 38% ही है, करियर ब्रेक से और ज्यादा कम हो जाएगा। एस्पिरेंट्स जिनको लिटिगेशन एज अ करियर पाथ जिन्होंने नहीं देखा था, वो सबसे ज्यादा सफर करेंगे। अब देखो अगर आप इसमें इकोनॉमिक रियलिटीज देखोगे, तो जूनियर लॉयर 15 से 20 हजार रुपए कमा पाता है। अब दिस इज लेस देन अनस्किल्ड लेबर वेजेस इन अर्बन एरियाज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो इसके अंदर अब हम देखें तो सिर्फ फाइनेंशियल प्रिविलेज कैंडिडेट्स जो होंगे वो इसको ज्यादा अफोर्ड कर पाएंगे 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट को। फिर कुछ एम्पेरिकल गैप्स भी है साथ में। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना बस ये डिसीजन दे दिया, बट उसने कोई डेटा नहीं बताया कि आप किस बेसिस पे, क्या आपने ऐसी कैलकुलेशन की है, क्या आपने ऐसा लॉजिक बिठाया है जो आप इस तरह का जजमेंट लेकर आ रहे हैं। इट इज जस्ट उन्होंने कोई डेटा नहीं बताया, बस कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस डिफरेंस होता है फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट में। फिर नंबर ऑफ फ्रेशर्स क्वालिफाइंग विद इन अ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, इस तरह का कुछ उन्होंने नहीं डेटा दिया है। फेलियर्स वगैरह की, अगर आप कह रहे हो कि इन एक्सपीरियंस लोग इतनी अच्छी नहीं क्या कहते हैं जस्टिस कर पाएंगे, जजमेंट दे पाएंगे, सो यू हैव टू टेल अबाउट इट, यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ डेटा आपके पास होना चाहिए। तो वो इस तरह का कोई भी डेटा इनके पास है नहीं। अब इसकी जगह सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? वही एक तो कि लॉन्गर ट्रेनिंग पीरियड बना दो, आप ट्रेन करो उनको, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि कोई 3 ईयर प्रैक्टिस कर रहा है वो कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है। फिर ट्रेनी जजेस कुड वर्क अंडर हाई कोर्ट जजेस एंड सीनियर लॉयर्स, कोर्ट रूम एक्सपोजर आप उनको उसमें दे दो ट्रेनिंग पीरियड में। फिर एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करो, सिनेरियो आप एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करो, आप उसमें उनकी ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज चेक कर लो, रोड मेमोराइजेशन से ज्यादा। नाउ कोर मैसेज अल्टीमेटली कि अगर आप यंग और टैलेंटेड ग्रेजुएट्स को इससे हटाओगे तो जुडिशरी की लॉन्ग टर्म क्वालिटी खुद ही और इंक्लूसिवनेस हैम्पर होगी। सो this is all about today's editorial analysis, where we discuss three topics. One is the India's strategy with respect to Pakistan's terrorist attacks. Then we also saw Nirupama Rao's editorial, where she talked about the shadow triangle, how China is supporting Pakistan, and then the last editorial on the 3 year rule by the judiciary. So, if you all like this breakdown, do like, share, and subscribe the video. And thank you for watching this analysis.